हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में प्यारे साथियों, हम सभी पढ़ने जा रहे हैं एक नई थ्योरी जिसका नाम है आपका कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। यानी कि आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। इस सिद्धांत यानी कि इस थ्योरी में क्या बात की गई है, इस थ्योरी में आप जानोगे ये बताते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, मतलब हम का मतलब ये जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है उस तरीके उसके साथ साथ ही क्या है आपकी थिंकिंग में भी चेंजेस आएंगे। किसी चीज़ को लेकर मतलब सही क्या है गलत क्या है, इस परसेप्शन के बारे में ये बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो इस थ्योरी पे वैसे शुरुआत जो है वो जीन पियाजे ने करी थी, लेकिन बाद में उनका इंटरेस्ट जो है वो अदर फील्ड में चला गया था। फिर कंटिन्यू जो है वो कोलबर्ग ने किया था, तो ज़्यादा क्रेडिट जो है वो कोलबर्ग को जाता है आपका। तो कोलबर्ग क्या बताते हैं, कोलबर्ग ये बताते हैं कि किसी भी चीज़ को हम एक सिचुएशन रखेंगे, उस सिचुएशन में हमें क्या जानना है कि सही क्या है गलत क्या है, कुछ ना कुछ रीजनिंग होगी। तो पहले हम कुछ बेसिक टर्म समझते हैं। सबसे पहली जो बात इन्होंने की है वो की है मोरल डायलेमा। अब ये मोरल डायलेमा क्या है, देखिए मोरल डायलेमा क्या है। मोरल डायलेमा कम शब्दों में मैं बताऊं, मोरल डायलेमा एक ऐसी सिचुएशन होती है, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपके पास दो काम है, इसको करोगे तो भी नुकसान होना है, इसको करोगे तो भी नुकसान होता है, उसी को हम मोरल डायलेमा बोलते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए आपका कहीं पर क्या है एग्जाम पड़ा हुआ है, और एग्जाम आपका एक शमशान मतलब एक तरह से मान लीजिए सुनसान जगह पर है जिस रोड पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, और आप एग्जाम देने जा रहे हो और अचानक से तुम देखते हो कि एक गाड़ी का वहां पर क्या है मतलब एक्सीडेंट हुआ है और एक व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा इंजर्ड है, मतलब जान बचानी है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, ऐसी स्थिति में आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आपको एग्जाम देने जाना है, नहीं तो आपका एग्जाम छूट जाएगा, नुकसान हो रहा है आपका। और दूसरा ये भी है मोरल, आपका यहां पर क्या है आपका ये भी दायित्व बनता है कि आप उस व्यक्ति की जान भी बचाएं, तो जान बचाना भी जरूरी है। लेकिन आप दोनों काम करोगे आपको नुकसान उसमें से एक ना एक किसी में होगा ही होगा। ठीक है, तो ये डायलेमा वाली सिचुएशन है। इसकी मैं एक सिचुएशन बताता हूं जो अमूमन आपकी लाइफ से जुड़ी है। तो एक सिचुएशन मैं बताता हूं, देखो ये सिचुएशन की अगर हम देखे जाएं, ये सिचुएशन है आपकी एग्जाम को लेकर। देखिए आप सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ऐसा अक्सर देखा जाता है कि हम एक से अधिक फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम क्या होता है सेम डेट को होता है। अब ये समझ नहीं आता कि इस एग्जाम को दूं या इस एग्जाम को दूं, कोई ना कोई एग्जाम तो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो नुकसान होना ही होना है, तो उसी को हम मोरल डायलेमा बोलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जो हुई थी, जो एग्जाम्पल है आपका ये 4/10/2015 या 16 के आसपास है। इस दिन क्या हुआ, इस दिन आपका केबीएस का भी फॉर्म हुआ, मतलब एग्जाम होना था, एसएससी का भी और आपका आईबीपीएस का भी। ठीक है, तो कुछ तुम्हें पता है कुछ साथी जो है वो एसएससी का भरते हैं, कुछ आईबीपीएस का भरते हैं या कुछ केबीएस का भरते हैं या अन्य एग्जाम आप ले लीजिए। तो आप देखोगे अब आपको तय करना है कि किसका एग्जाम छोड़ना है, तो नुकसान हो रहा ही होना है यहाँ पर। तो एक एग्जाम को क्या करना पड़ेगा, आपको गिव अप करना पड़ेगा। तो इसी को हम बोलते हैं मोरल डायलेमा। ठीक है, तो मोरल डायलेमा की अगर हम बात करें तो मोरल डायलेमा क्या है आपका, कुछ ना कुछ गलत होता ही है। ठीक है, किसी ना किसी में ऐसे लिख देता हूं, कुछ ना कुछ गलत होता है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है। देखो हो रहा है ना, अब मान लीजिए आप केबीएस का फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म देने जा रहे हैं तो एसएससी का छूट रहा है। आप मान लीजिए एसएससी का दे रहे हैं, जैसे किसी ने दो ही फॉर्म भरे हैं और दोनों की एग्जाम डेट, अगर आप एसएससी का देके आते हो तो केबीएस का नुकसान हो रहा है आपका, तो किसी ना किसी का तो नुकसान होगा ही होगा। ठीक है, ऐसी उसमें जैसे मैंने पेपर का दिया, बाइक का एक्सीडेंट या गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, दायित्व तो बनता है कि भाई उसकी हेल्प करनी चाहिए और अपना एग्जाम भी छूट जाएगा आपका। एग्जाम छोड़ते हैं तो दूसरे की जान जा रही है, तो नुकसान होना ही होता है। उसी को हम बोलते हैं मोरल डायलेमा, यानी कुछ ना कुछ क्या होता है आपका गलत होगा। ठीक है, गलत होगा। ठीक है, तो मोरल डायलेमा टर्म समझ आ गई, क्योंकि इनकी थ्योरी जो है वो डायलेमा पर ही बेस्ड है। दूसरी बात जो इन्होंने कही है अपनी थ्योरी में,
वो किया कि मोरल डायलेमा जो है वो है आपका मोरल रीजनिंग। एक टर्म जो दिया है इन्होंने मोरल रीजनिंग। तो मोरल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो ये क्या है, मोरल रीजनिंग होती है, ये है आपकी क्या करें जिसमें सबसे कम नुकसान हो, सबसे कम नुकसान हो। अब कैसे समझते हैं, देखिए मैंने आपको बताया मोरल डायलेमा ये कहता है कि कुछ ना कुछ तो आपका गलत होगा ही होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि आपने 2 फॉर्म भरे हैं, केवीएस भी एसएससी भी, तो अब इन दोनों में से भाई एक को छोड़ोगे तो एक में तो नुकसान हो ही रहा है आपका। लेकिन केवीएस और एसएससी में अब यहां पर आप उसका चयन करना चाहिए आपको जिसमें क्या हो, सबसे कम नुकसान हो आपका। अब मान लीजिए आपकी एसएससी की तैयारी इतनी बेस्ट नहीं है तो आप इस एग्जाम को छोड़ सकते हो, केवीएस का देने दो, केवीएस का छोड़ सकते हो। मानो केवीएस की तैयारी नहीं है तो आप एसएससी का देने जाओ। तो ये मोरल रीजनिंग होती है आपकी। मोरल रीजनिंग का मतलब क्या होता है, यही आपको पहचानना है कि क्या सही है, ठीक है, और क्या गलत है ना, क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो ये मोरल रीजनिंग होती है हमारी। मैं आशा करता हूं दोनों चीजों को आपको समझ आएगा। मोरल डायलेमा मतलब भाई 2 सिचुएशन ऐसी बन जाएगी डायलेमा वाली, यार ये करूं या ये करूं, और एक चीज आपको छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, एक करनी पड़ेगी, तो कुछ ना कुछ नुकसान आपका होगा ही होगा। लेकिन मोरल रीजनिंग भी इसी से जुड़ी है, ये बताती है, हेल्प करती है कि क्या करें जिसमें कम से कम नुकसान हो। जैसे आप में से भी कुछ साथी अगर डीएलएड के लिए देख रहे हैं या बीएड के लिए, तो आपके पास इस समय 2 ऑप्शन है। देखिए, एक तो करनी है आपको डीएलएड, कुछ आप में से साथी होंगे बीएड। तो अब आपको देखना है कि आप किसका एग्जाम दे। मानो सेम डेट को हो गया, डीएलएड का दूं या बीएड का दूं, तो क्योंकि दोनों तो नहीं देख पाओगे तो नुकसान तो दोनों में ही हो रहा है। एडमिशन आपको दोनों में चाहिए, डीएलएड में भी चाहिए, बीएड में भी चाहिए। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर आपको बीएड करनी है तो फिर आप बीएड का एग्जाम देने जाओगे, यहां पर लॉस हो रहा है आपका। डीएलएड का देने जाओगे तो वो है। लेकिन मोरल रीजनिंग क्या कहती है कि मेरी तैयारी किसकी है, किसमें एडमिशन के चांसेस ज्यादा है, मैं उसकी तैयारी बेहतर तरीके से करूंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जो मोरल रीजनिंग है ये किस पर बेस है आपकी, ये बेस है आपकी थिंकिंग पर, ठीक है। ये किस पर बेस है, ये बेस है आपकी थिंकिंग पर, थिंकिंग पर, है ना। थिंकिंग यानी यह सोचना क्या कहलाता है आपका, मोरल रीजनिंग कहलाता है। क्या सोचना सर बताइए, एक बार कंफ्यूज हो गया तो कंफ्यूज नहीं होना भाई। थिंकिंग यानी क्या सही है क्या गलत है, यही सोचना क्या कहलाता है आपका, मोरल रीजनिंग कहलाता है। मोरल रीजनिंग क्या कहलाता है, यह सोचना कि क्या सही है और क्या गलत है ना। ये वाली लाइन ध्यान रखो, क्या सही है और क्या गलत है, ये किस पर डिपेंड है, आपकी थिंकिंग आएगी, और उसी को हम क्या बोलते हैं, मोरल रीजनिंग कहते हैं। आशा करता हूं आपको चीज समझ आई होगी। तो बहुत सारे डायलेमा जो हैं इन्होंने कोलबर्ग ने आपके डेवलप किए, मतलब कोलबर्ग ने डायलेमा सिचुएशन दिए। लेकिन यहीं पर हम जो अमूमन किताबों में मिलता है, हम उस वाले डायलेमा की बात करेंगे। हम बात करेंगे हिंज बोलते हैं, हिंज डायलेमा। अब देखिए हिंज डायलेमा क्या है, इसको समझना है आपको। हिंज क्या है, हिंज की एक वाइफ है ना। हिंज की क्या है, हिंज की एक पत्नी है भाई, ठीक है। एक पत्नी क्या है, मतलब एक ही होती है, और हिंज की पत्नी है। तो हम बात करेंगे हिंज की है एक वाइफ, ठीक है, जो मतलब बहुत ज़्यादा बीमार है। अगर उसको दवाई नहीं दी गई तो वो क्या है, मर जाएगी। तो इसके लिए ये हिंज क्या करता है, ठीक है, हिंज क्या करता है, एक मेडिकल स्टोर पे जाता है और मेडिकल स्टोर पे जाकर कहता है कि भाई मुझे वो इंजेक्शन दे दो जो डॉक्टर ने दवाई लिखी। अब इंजेक्शन भी ऐसा था कि उसी मेडिकल पे मिलेगा और किसी पे नहीं मिलेगा। जैसे कभी कभी डॉक्टर लिख देते हैं ना, तो उसी पर मिलेगा आपका। अब हिंज को क्या चाहिए, वो इंजेक्शन चाहिए, अदरवाइज उसकी वाइफ की क्या है, मौत हो सकती है। अब मौत हो सकती है तो हिंज क्या करता है, हिंज मेडिकल स्टोर पे गया
तो मेडिकल वाले ने इस जो इंजेक्शन यानी जो दवाई उसने बताई उसकी कीमत बताई कि ये है आपकी 10,000 रुपये। ठीक है, तो दवाई की कीमत कितनी है? 10,000 रुपये। लेकिन हिंज जाकर उससे बोलता है कि भाई अभी मेरे पास जो है वो है 7,000 रुपये। तो हिंज ने बोला, मेडिकल वाले ने बोला मेरे पास जो है मतलब दवाई की कीमत कितनी है? 10,000 रुपये। हिंज बोलता है, जिसकी वाइफ की तबीयत खराब थी, वो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास 7,000 रुपये हैं, आप इन 7,000 रुपये को ले लीजिए और बाकी पैसे मैं बाद में दे दूंगा आपको। लेकिन मेडिकल वाला इस बात पर एग्री नहीं होता है। अब वो नहीं होता है, हिंज ने रिक्वेस्ट भी करी, सब कुछ देखा, तो हिंज को कैसे भी पता लगा, हिंज को पता लगा कि यार दवाई जो है वो बनती है आपकी 5,000 रुपये की। तो दवाई बनने की कीमत 5,000 रुपये है और मैं इसको 7,000 रुपये दे रहा हूं, लेकिन ये 10,000 से कम में नहीं हो रहा। तो हिंज क्या करता है, और हिंज को पता है कि अगर वो इंजेक्शन नहीं मतलब दवाई नहीं लेके गया तो आज उसकी पत्नी बचने वाली नहीं है। तो इससे बोला भी कि 7,000 रुपये ले लो, 3,000 रुपये मतलब बच्चे, तो बोले ले रहा होगा कि मैं बाद में आपको दे दूंगा। लेकिन मेडिकल वाला वो एग्री नहीं होता। तो हिंज क्या करता है, हिंज वहीं पर बैठ जाता है, मतलब छिपकर दुबक कर बैठ जाता है और देखता है कि जब ये दुकान बंद कर जाएगा तो हिंज क्या करता है, इसकी दुकान में से चोरी करता है। ठीक है, क्योंकि हिंज को क्या करना है, हिंज के पास पैसे भी नहीं है और हिंज को इंजेक्शन भी चाहिए। अगर वो इंजेक्शन नहीं मिला मतलब दवाई नहीं मिली तो उसकी वाइफ की क्या है, जान भी जा सकती है। तो इसलिए उसको जान बचानी है, पैसे भी है नहीं। तो हिंज क्या करता है, जब ये चला जाता है तो इसकी दुकान से क्या करता है, चोरी करता है। अब इस डायलेमा में ये चीज निकल के आती है कि जो हिंज ने जो चोरी करी वो सही करी या गलत करी। अब इसी को लेकर जो कोहलबर्ग हैं उन्होंने अपनी जो मतलब लेबोरेटरी है, जो भी जहां पर रिसर्च करते हैं, वहां पर क्या करें, इन्होंने डिफरेंट ग्रुप के बच्चे बुलाए और उनके सामने स्वयं ये क्वेश्चन रखा कि क्या बताओ, जो हिंज ने जो चोरी करी थी वो सही करी या गलत करी। लेकिन हर कोई अपना आंसर दे, लेकिन कोहलबर्ग तो ये जानना चाहते थे कि आप अपना आंसर दे रहे हो उसके पीछे कारण भी बताना है। ठीक है, तो डायलेमा मैंने समझाया, डायलेमा क्या है, एक सिचुएशन, क्योंकि डायलेमा यहां पर क्या हो गया, जैसे स्टार्टिंग में बताया डायलेमा क्या है आपका, डायलेमा देखो यहां पर सिचुएशन बन गई। हिंज की अगर हम बात करते हैं तो अगर हिंज को दवाई नहीं मिल रही तो उसकी वाइफ की मौत हो रही है, और अगर उसको दवाई मिल जाए तो उसकी वाइफ की क्या है, जान बच जाएगी। तो हिंज ने चोरी करी अपनी वाइफ को बचाने के लिए, तो उसने सही करा या गलत करा, नुकसान हो ही रहा है उसका, क्योंकि चोरी करना भी पाप है तो वहां पर भी पनिशमेंट मिलती है, लेकिन वाइफ की जान बचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये भी जरूरी है। तो यहां पर दोनों सिचुएशन बन गई। ठीक है, किसी ना किसी में क्या हो रहा है, नुकसान आपका हो ही रहा है। तो इसको लेकर इन्होंने क्या डिफरेंट ग्रुप के एज की बुलाई, जिसमें आपके जो प्राइमरी सेक्शन होता है उसको भी, अपर प्राइमरी, फिर आपके सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, कॉलेज स्टूडेंट, तो सबने अपने अपने व्यूज दिए। तो वो व्यूज जो दिए वो अलग अलग स्टेज में दिए। तो कोहलबर्ग ने क्या किया, कोहलबर्ग ने क्या करा भाई, कोहलबर्ग ने किया एज के अकॉर्डिंग, इन्होंने क्या करा, आयु के अनुसार यानी एज के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या करा, लेवल डेवलप किए, लेवल ऑफ मोरालिटी। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, आयु के अनुसार कोहलबर्ग ने क्या करा, कुछ लेवल बनाए, किसके, मोरालिटी के। अब ये लेवल क्या थे, इन तीनों के बारे में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, और ये अगर आपको समझ आते हैं तो 100% डेफिनेटली आपको थ्योरी समझ आ गई और बिल्कुल आएगा भी। तो पहला इन्होंने लेवल जो बनाया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 लेवल इन्होंने बना दिए। तो पहला लेवल जो था वो था आपका प्री कन्वेंशनल। ठीक है,
दूसरा लेवल जो बनाया इन्होंने, ये बनाया आपका कन्वेंशनल, और तीसरा लेवल जो बनाया, और तीसरा लेवल मैं थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा क्योंकि कुछ चीज़ें और भी बतानी है आपको, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं। तो तीसरा लेवल जो बनाया इन्होंने, ये बताया आपका पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, तो इन्होंने एज के अकॉर्डिंग 3 लेवल ऑफ मॉरलिटी बना दिए। किसने? कोलबर्ग ने। कोलबर्ग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ए से, क्योंकि अलग अलग के हो गए ना, देखो इस प्री वाले में कौन से बच्चे, मतलब इस प्री वाले में क्या हुआ, जो पहला लेवल है आपका, इस प्री वाले में क्या हुआ, ये छोटे बच्चों का था। तो हम बात करेंगे क्योंकि हम स्टेजेस पढ़ चुके हैं। तो प्री एडोलसेंस, एडोलसेंस जो प्राइमरी सेक्शन के बच्चे होते हैं, ठीक है, वो बच्चे इसमें प्री कन्वेंशनल स्टेज में रखे इन्होंने। ठीक है, तो प्री कन्वेंशनल स्टेज इसमें आ जाती है आपकी प्री एडोलसेंस। ठीक है, प्री कन्वेंशनल में। दूसरा इन्होंने दिया कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल में इन्होंने क्या दिया कि भाई इसमें जो आएंगे आपके कन्वेंशनल में आएंगे आपके एडोलसेंस, एडोलसेंस। ठीक है, तो इसमें प्री हो गए, इसमें एडोलसेंस हो गए। एडोलसेंस का मतलब क्या है, इसमें आएंगे आपके, हम मान लेते हैं 8 से 10 साल के बच्चे। ठीक है, कन्वेंशनल में नहीं आएंगे क्योंकि एडोलसेंस की एज मैंने आपको बताई थी, वो होती है आपकी 11 से लगभग, है ना। तो हम बात कर सकते हैं एडोलसेंस बच्चा तभी तो होता है, तो मैं यहाँ पर मान सकता हूँ 11 से 18, और इसमें हम मान सकते हैं 8 से 10 साल का बच्चा। ठीक है, फिर आती है पोस्ट। पोस्ट में क्या आ जाएंगे आपके भाई, अडल्टहुड। तो हम बोल सकते हैं इसको पोस्ट एडोलसेंस लिख सकते हैं, पोस्ट एडोलसेंस। तो इसमें क्या आ जाएंगे, जिनकी एज क्या है, मान लेते हैं हम 20 से 30, मतलब 20 से एबोव, 20 के बाद कितनी भी लग सकते हैं भाई, एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब इसमें आएंगे। तो मैं 20 से ऐसे डैश कर देता हूं। तो इसमें 3 स्टेज दी, 3 स्टेज में इन्होंने क्या है, डिफरेंट कैटेगरी के क्या है, चिल्ड्रन दिए। तो जब इनसे सवाल पूछा गया प्री कन्वेंशनल वालों से, यानी प्री एडोलसेंस से, तो इन्होंने देखा ये लेवल जो है वो क्या है, छोटे बच्चों का है। तो इस लेवल में तुम देखोगे इनको पता है कि समाज में क्या सही है और क्या है आपका, क्या गलत है, क्या सही है और क्या गलत है। तो ये क्या करते हैं, दूसरे निर्धारित करते हैं। तो मैं बोल सकता हूं इस स्टेज में ज्यादा जो बच्चा रहता है वो मम्मी पापा की बात को हम रख सकते हैं। अभी हम इन स्टेज को और डिटेल में पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। मम्मी पापा। एडोलसेंस में क्या होता है, एडोलसेंस में इस स्टेज में जो बच्चे करते हैं, ये करते हैं आपके, इन्हें पता होता है कि भाई इसमें पता होता है कि समाज में क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फॉलो भी करते हैं। इसमें क्या होगा, क्या सही है क्या गलत है, ये पता होता है समाज में, यानी इन्हें पता होता है समाज में क्या सही है। ऐसे लिखो, समाज में, ऐसे बनाना, समाज में क्या सही है और क्या गलत है, ये इनको पता होता है, और उसको क्या करते हैं, ये फॉलो भी करते हैं। ठीक है, देखो मैं इसका एग्जांपल यहीं पे देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। देखो प्री कन्वेंशनल स्टेज के बच्चे को कौन से होते हैं, 8 से 10 साल, यानी जो प्राइमरी बच्चे होते हैं। तो इसके स्टेज में पता है क्या है, अगर कोई बच्चा है उसने कुछ भी मतलब अच्छा काम भी करा या बुरा काम भी करा, अगर उसके मम्मी पापा उसको डांट लगा दें कि दोबारा मत करियो ऐसा काम, तेरी पिटाई होगी बहुत ज्यादा, तो प्री कन्वेंशनल के बच्चे क्या है, यहाँ पर डर जाएंगे। तो ये क्या मानते हैं यहाँ पर मम्मी पापा, प्री कन्वेंशनल यानी कि तुम्हें पता है प्री एडोलसेंस, मतलब यहाँ पर मम्मी पापा के द्वारा जो बातें बतलाएं, यानी बच्चे की अगर जिस बात पे पिटाई लगती है कि भाई ये काम नहीं करना है, ये क्या है, गलत है, और जिस काम पर डांट नहीं पड़ती वो काम ठीक है, तो ये बच्चों का है। लेकिन कन्वेंशनल स्टेज में क्या होगा, वहां पर डांट और ये नहीं होगी, इनको पता है कि क्या समाज में सही है और क्या गलत है, उसको ये फॉलो करते हैं। जैसे मिलना नहीं तो 11 से 18 साल, तो लगभग 18 से जो 16-17 साल का बच्चा ये होता है, मान लीजिए कि अगर वो राइड कर रहा है, वैसे लीगली नहीं, मान लीजिए कि मतलब बाइक भी चला रहे हो आप, तो इस साल का बच्चा ये जानता है कि भाई रेड लाइट को फॉलो करना है,
जैसे मम्मी पापा के साथ अगर बैठ के जा रहे हो और अगर पापा रेड लाइट तोड़ रहे हो तो ये जानता है नहीं पापा आप गलत कर रहे हो, क्योंकि रेड लाइट हो चुकी है, ग्रीन लाइट हो तभी चलना है, हमें तब तक रुकना है। लेकिन पोस्ट एडोलसेंस में क्या होगा, पोस्ट एडोलसेंस वालों को पता भी होता है, लेकिन ये समझते हैं, इनकी अगर हम बात करें जो पोस्ट एडोलसेंस वाले हैं ये बताते हैं सभी सही मानते हैं ये, ठीक है, सभी सही मानते हैं। इसका एग्जांपल देता हूं, सभी सही मानते हैं। कैसे, मतलब क्या सही है क्या गलत है इनको पता भी है, लेकिन ये क्या करते हैं परिस्थिति के अकॉर्डिंग करते हैं। कैसे, पोस्ट कन्वेंशनल के बारे में बात करते हैं। देखो यहां पर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि रेड लाइट तोड़ना सही है या गलत है, तो बच्चा यहां पर इस स्टेज के से बोलोगे कि रेड लाइट करना क्या है, तोड़ना गलत बात है। जैसे हाइंज की अगर यहां पर बात करें तो बच्चा बोलेगा चोरी करना उसने सही नहीं करा। लेकिन इस एडोलसेंस जो 20 से और भी बड़े बच्चे से, जैसे आप वैसे भी कुछ बच्चे मैच्योर होंगे है ना, जिनकी ऑलमोस्टली अगर हम बात करें जो काफी बड़े हैं जिनके बच्चे भी होते हैं, ठीक है, तो देखो अगर 20 से मान लीजिए 30 साल का व्यक्ति भी है तो 27-28 साल के कोई व्यक्ति हो उससे पूछना कि क्या रेड लाइट तोड़ना सही है, तो वो बोलेगा ये स्थिति पर डिपेंड करता है। कैसे, कि मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है तो अब तुम्हें उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो इस स्टेज का बच्चा तो ये देखेगा कि यार रेड लाइट हो रही है तो रुकना चाहिए। लेकिन इस स्टेज का व्यक्ति क्या करेगा, देखेगा कि भाई यहां पर रेड लाइट की जरूरत पड़ रही है, दूसरे की जान बचानी है, तो ये होती है आपकी पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। तो इनको पता होता है कि दुनिया में क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ये क्या है मानते नहीं है आपका, ठीक है। ये क्या है मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो समाज में भला हो तो उसके लिए ये करते हैं। तो देखो यहां पर क्या है, समाज में भला हो रहा था ना, ठीक है, तो समाज में भला देखते हैं ये। जैसे एक व्यक्ति का अगर हम जान बचा रहे हैं तो ये भलाई का काम है, कोई बुरा काम नहीं है, ठीक है। तो ये इन्होंने 3 स्टेजेस दी हुई हैं, ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अब अगली क्लास में हम इन स्टेजेस के बारे में जो इन्होंने 3 एज लेवल ऑफ मोरलिटी दिए हैं, इसके बाद हम इनकी स्टेजेस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर चीज़ें नहीं आई हैं समझ तो एक बार हर वीडियो को देखना है, आपको नहीं समझ आया तो। और मैं 100% आपको बोल रहा हूँ टू द पॉइंट बातें आपको देखने को मिलेगी। जस्ट है कि आप समझने की कोशिश करिए, नहीं तो बार बार देखिए इस वीडियो को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।